हेलो एवरीवन। तो अब पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हुए मैं अब इस वीडियो में समझाऊंगा आपको फाइनेंस डिसीजन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे डेट और इक्विटी क्या होता है, और इससे अगली वीडियो में हम समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंस डिसीजन। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बड़ी बड़ी टर्म्स थ्रो करना चालू कर दूं और आपके आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें करना चालू करूं, उससे पहले मैं आपको एक लाइफ का रूल बताना चाहता हूं जिससे कि आपको डेट और इक्विटी समझ में आएंगे। ये रूल मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं लगता है, ये रूल हर जगह आपकी लाइफ में लगेगा। तो इस रूल को अपने दिल मन मंदिर में बसा लो, और फिर हम इस रूल को अप्लाई करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डेट और इक्विटी समझने के लिए। तो इस रूल का नाम है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो ये है, इस ये लाइन है हमारी, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। मेरी थोड़ी लैंग्वेज माइंड करना, मतलब राइटिंग। और हमारी दूसरी लाइन है इसी से रिलेटेड, इसका उल्टा, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। देखो, ये लाइन हर इंसान की लाइफ में अप्लाई होती है। जो इंसान अपनी लाइफ में बड़े रिस्क लेगा वो अपनी लाइफ में बड़े रिटर्न्स लेगा। जो इंसान अपनी लाइफ में छोटे रिस्क लेगा वो अपनी लाइफ में छोटे रिटर्न पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हो स्टीव जॉब्स का, जिस जो एप्पल का फाउंडर था, फादर ऑफ इनोवेशन, जिसने स्मार्टफोन्स बनाए, जिसने कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर बनाए, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस। मेरा फेवरेट इंसानों में आता है वो बंदा। तो स्टीव जॉब्स को अगर आपको पता हो, उसने कॉलेज ड्रॉप किया था। बिल गेट्स ने कॉलेज ड्रॉप किया था। मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज ड्रॉप किया था, फेसबुक के फाउंडर ने। हार्वर्ड में वो पढ़ रहा था, उसने हार्वर्ड ड्रॉप किया था फेसबुक स्टार्ट करने के लिए। तो एक चीज़ आप कॉमन देखो इनमें, इन्होंने अपनी लाइफ में कितने बड़े बड़े रिस्क लिए। अपना कॉलेज, अपना एक वेल स्टैब्लिश करियर छोड़ दिया एक कंपनी सेट करने के लिए। तो उन्होंने बड़ा रिस्क लिया तो उन्हें बड़ी रिटर्न मिली उनकी। आज पता ही है सबको फेसबुक क्या चीज़ है, एप्पल क्या चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है, दुनिया को पता है। तो इन लोगों ने अपनी लाइफ में बड़े रिस्क लिए तो उन्हें बड़ी रिटर्न्स मिली। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बट बात ये होती है, जब आप बड़े रिस्क लेते हो तो आपके ऊपर रिस्क, जैसे कि हायर द रिस्क मतलब क्या है, आपका फेलियर का भी चांस ज़्यादा होता है, और जब फेलियर होता है तो वो फेलियर भी बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग ने अपना कॉलेज छोड़ के फेसबुक स्टार्ट करी। अगर वो फेसबुक नहीं चलती तो पता नहीं उसका क्या होता। तो बट उसने बड़ा रिस्क लिया, उसने अपने ऊपर विश्वास रखा और उसे बड़ी रिटर्न मिली। और उसी का अपोजिट बनता है लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कोई गवर्नमेंट जॉब का ऑफिशियल, या फिर कोई नॉर्मल मीडियोकर क्लास लोग जो सैलरी या छोटी मोटी जॉब्स में लगे रहते हैं। 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के होते हैं, बट उसी जॉब पे स्टिक रहते हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में लो रिस्क लिया। उन्होंने कोई ऐसे ही अपनी जॉब, उसी जॉब पे लगे रहे क्योंकि उन्हें पता था उस जॉब से उन्हें निकाला नहीं जाएगा। जॉब में बेसिकली सैलरी में आपकी एक स्टेबल इनकम होती है, आपको पता है इतना अमाउंट आपको आना ही आना है। तो आप बड़ी रिटर्न्स कभी अर्न नहीं कर पाते। जैसे बिजनेसमैन जो हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो बड़े रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में। तो वो बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर पाते हैं जिनका रेवेन्यू होता है साल का 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। बट जो जॉब वाला इंसान है वो अपनी लाइफ में उसने कोई रिस्क नहीं लिया, छोटे रिस्क लिए, तो वो इतनी बड़ी रिटर्न नहीं ले सकता। वो शायद लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए महीने की सैलरी ही इंजॉय कर पाएगा। अगर उससे वो खुश है तो ऑब्वियसली वो बेटर, उसी के लिए, उसके लिए वही बेटर है। तो ये एक बेसिकली लाइफ का रूल है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। अब इस रूल को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अप्लाई करें तो पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा और फिर हम आएंगे डेट और इक्विटी पे। तो देखो, इसको लाइफ में, आपके फाइनेंशियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए मैं क्या कहूँगा। देखो, जैसे आपके पास हैं 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हैं, आप इन पैसे को उधार पे देना चाहते हो। आप किसी को ये पैसे उधार पे देना चाहते हो क्योंकि आपको ब्याज चाहिए, आपको इंटरेस्ट चाहिए। आपके पैसे घर में पड़े हैं, अब आप इन पैसों का कुछ करना चाहते हो, आप ये पैसे घर में वेल नहीं चाहते हो। तो देखो, आपके सामने दो लोग हैं, आपके सामने दो लोग खड़े हैं। एक हूँ मैं, ये हूँ मैं। तो आपको पता है कि मैं एक रेप्यूटेड
आदमी हूँ मैं, मेरे को लोग जानते हैं और मैं एक रिस्पेक्टेबल बंदा हूँ सोसाइटी का। आप ये 10 लाख मुझे दे सकते हो। या फिर आपके आगे एक और इंसान है, वो है बहुत बदनाम आदमी, वो ड्रिंक करता है रेगुलर, वो गैम्बलिंग करता है, वो जुआ खेलता है, तो ये सिगरेट बनाना चाहता हूँ मैं उसके हाथ में। ये भी इंसान आपसे 10 लाख रुपए आपके चाहता है। अब आप देखो, आप इस बंदे से बात करोगे, ये कोई, हम इसका नाम दे देते हैं मोहित, कोई मोहित नाम का हो तो प्लीज़ ऑफेंस मत लेना। तो मोहित आपसे चाहता है 10 लाख रुपए। अब आप मोहित से क्या कहोगे कि यार देख, मेरे आगे प्रिंस खड़ा है, मैं प्रिंस को दे सकता हूँ उधार, वो एक रिस्पेक्टेबल बंदा है, मुझे पता है वो मेरे को पैसे उधार वापसी मेरे को दे देगा, मेरा पैसा वो लेके भाग नहीं जाएगा। वो मुझे 2% पर मंथ इंटरेस्ट देने को रेडी है। मैं तुझे क्यों पैसा दूँ मोहित? तू तू मुझे पता है, तू पैसे, तू उसकी गैम्बलिंग करेगा, तू उल्टी सीधी जगहों पे लगाएगा, अय्याशी करेगा उस पैसे की, मैं क्यों तुझे ये पैसा दूं? मेरे को तो प्रिंस 2% पर मंथ का इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये मोहित क्या कहेगा कि प्रिंस तुझे 2% पर मंथ का इंटरेस्ट दे रहा है, मैं तुझे 10% पर मंथ का इंटरेस्ट दूंगा। तो अब आपके आगे वही वाली कंडीशन आ गई जो मैंने पिछले पीछे बोली थी। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। अगर आप डिसाइड करते हो आप पैसा मुझे दोगे उधार पे, तो आप हाई रिस्क नहीं ले रहे हो, आप लो रिस्क ले रहे हो, तो आपको लो रिटर्न मिलेगी, क्योंकि आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। आपको 2% पर मंथ की रिटर्न मिलेगी। बट अगर आप पैसा मोहित को दे रहे हो, तो आपने इस केस में हाई रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शायद ये मेरा पैसा डूब जाए। आपके पास बहुत सारी चांसेस है कि ये इंसान आपके पैसे लेके भाग जाएगा और आपको वो पैसा कभी नहीं देगा। तो हाई रिस्क है, तो यहाँ आपको हाई रिटर्न मिल रही है। तो अब आप समझे कैसे ये हायर द रिस्क हायर द रिटर्न का लॉ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लगता है। अब आते हैं हम मेन टर्म्स पे, जो कि आपके सिलेबस में है। अभी हम आउट ऑफ सिलेबस चीज़ों को समझ रहे थे, बट वो भी समझनी बहुत ज़रूरी थी। तो अब हमारे फाइनेंस डिसीजन में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, फाइनेंस डिसीजन, मैंने पिछली वीडियो में कहा था फाइनेंशियल और फाइनेंस में फ़र्क है। फाइनेंस डिसीजन में दो सोर्सेज हैं, एक है डेट और एक है इक्विटी। मुझे ये अलग अलग कलर से लिखना चाहिए था, पर अब मैं अलग कलर से सर्कल कर देता हूँ। एक सोर्स है हमारा डेट और एक सोर्स है हमारा इक्विटी। इनका मतलब क्या हुआ? देखो, डेट का मतलब होता है पैसा जब आप उधार पे लेते हो। जब आप उधार पे पैसा लो, उसे कहते हैं डेट, उधार। मेरे को ये भी नहीं पता, उधार पे जब आप पैसा लो तो उसे कहते हैं हम डेट। और इक्विटी होता है जब आप ओनरशिप से पैसा लो। इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मानो आपका एक बिजनेस है, ठीक है, अब आपको चाहिए, आपने एक फूड रेस्टोरेंट खोला। अब आपको क्या हुआ, आपके पास फर्नीचर के पैसे कम पड़ गए। अब आपके पास फर्नीचर के लिए, आपको आपने बहुत फैंसी सा रेस्टोरेंट खोला, आपको 5 लाख रुपए चाहिए फर्नीचर के लिए। अब आप दो तरीके से पैसा ले सकते हो। डेट का मतलब क्या होता है, आपने उधार पे पैसा ले लिया। उधार पे पैसा लेने का क्या मतलब हुआ कि आपने किसी रिलेटिव से उधार पे ले लिया, आपने बैंक से उधार पे ले लिया, या फिर आपने किसी से भी उधार पे, गली से किसी से भी पैसा उधार पे ले लिया। इसे हम कहते हैं डेट। डेट का सिंपल मतलब होता है उधार। और इक्विटी का मतलब होता है कि आपने ओनर फंड, यानी कि आपने कोई दूसरा पार्टनर इंक्लूड कर लिया है, या फिर आपने अपनी कंपनी बना ली और उसके शेयर्स किसी को दे दिया। अगर आपको शेयर्स नहीं पता तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो इक्विटी होती है कि आपने पार्टनर एडमिट कर लिया है, फिर आपने कंपनी के शेयर्स निकाल दिए। तो डेट हुआ उधार और इक्विटी हुआ ओनरशिप फंड। तो अब समझते हैं, आपकी बुक में जो मेन लाइन कही गई है, जो बहुत कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को, बट हम इसको अब इतनी सारी कहानी समझने के बाद आसानी से समझ सकते हैं। हमारी वो लाइन क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें क्या कहा गया है, जो कॉस्ट है हमारी कंपनी के लिए डेट पे, वो हमें सस्ती पड़ती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मुकाबले। इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, डेट हमें सस्ता पड़ता है इक्विटी के मुकाबले। अब इसका रीजन थोड़ा सा लंबा है और ये वीडियो लंबी जाएगी इस वजह से,
इसका रीजन क्या है? देखो, जो हमारा डेटर है, यानी जिसने हमें पैसा उधार पे दिया है, उसने हमसे दो चीजों का कमिटमेंट लिया है। उसने हमसे पहला कमिटमेंट क्या लिया है? फिक्स्ड इंटरेस्ट का। पहला उसने हमसे कमिटमेंट लिया है फिक्स्ड इंटरेस्ट का। इसका क्या मतलब हुआ? कि आपको पता है कि आप जब किसी से पैसा उधार लेते हो, तो फिर उसको आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हर महीने। अगर आप उस इंटरेस्ट को पे नहीं करोगे तो वो आप पे कोर्ट में केस कर देगा। तो पहला उसने आपसे कमिटमेंट ले लिया फिक्स्ड इंटरेस्ट का। कुछ भी इंटरेस्ट रेट वो आपसे चार्ज कर सकते हैं, जिसने भी आपको पैसा उधार दिया है, 2%, 3%, 1%, डिपेंड करता है। पहला कमिटमेंट उसने आपने से लिया फिक्स्ड इंटरेस्ट का, और दूसरा उसने आपसे कमिटमेंट लिया है फुल पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब हुआ? उसने दूसरा कमिटमेंट आपसे क्या लिया है? कि आप उसे पूरा पैसा, यानी अगर उसने आपको 10 लाख रुपए उधार दिए हैं, तो 1 साल 2 साल जितने भी टाइम का एग्रीमेंट बना है, आप उसे पूरे 10 लाख रुपए रिटर्न करोगे और हर महीने उसे इंटरेस्ट पे करोगे। उसने आपसे दो कमिटमेंट ले लिए हैं। अगर इनमें से आप एक भी कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो वो या तो आपका कोलेट्रल हड़प लेगा। कोलेट्रल क्या होता है? कि आपने उस पर कुछ गिरवी रखवा रखी हो, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मशीनरी, या कुछ भी आपने उस पे अपना एसेट, गोल्ड गिरवी रखवा रखा हो, या फिर वो आप पे कोर्ट में जाके केस कर देगा। तो अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो उसके पास राइट है आपका कोलेट्रल रखने का और कोर्ट में जाके केस करने का। तो इसका क्या मतलब हुआ? जिस इंसान ने आप पे जिस इंसान ने आपको उधार दिया है, उसने लो रिस्क लिया। तो उसको, अब हमारा पुराना वही रूल यहाँ पे दोबारा आ चुका है। उसने लो रिस्क में लिया तो उसे लो रिटर्न मिलेगी। तो यानी उस वो हमसे कम रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि उसने लो रिस्क लिया। उसने हमसे कोलेट्रल भी ले लिया, उसने हमसे ये भी वादा ले लिया कि वो हमसे इंटरेस्ट लेगा हर महीने, और उसने ये भी वादा ले लिया कि वो हमसे प्रिंसिपल अमाउंट पूरा ले लेगा। तो यानी उसने लो रिस्क लिया तो उसे लो रिटर्न मिलेगी। इस वजह से हमें डेट की जो कॉस्ट है, हमें जो उधार है, वो चीप पड़ता है इक्विटी के मुकाबले। अब मैं आपको रीज़न देता हूँ क्यों हमें इक्विटी एक्सपेंसिव पड़ता है, क्यों हमारे लिए इक्विटी महंगा है डेट के मुकाबले। देखो, सिंपल सा सिनेरियो समझो। हमें अपने रेस्टोरेंट के लिए चाहिए था 5 लाख रुपए का फर्नीचर। अब हमने रैदर देन कि हम ये पैसा बैंक से लें या किसी से उधार पे लें, हमने क्या किया? हमने एक पार्टनर को ऐड कर लिया, रमेश को, 10% के लिए। मतलब हमने क्या कहा कि तू 5 लाख रुपए हमें दे दे, और हम तुझे 10% ओनर बना देंगे हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का। हम तुझे 10% ओनर बना देंगे। तो देखो, अब हुआ क्या? मानो आपने 5 लाख रुपए आज उससे लेके 10% उसे अपने बिजनेस का शेयर सोल्ड सेल कर दिया। तो अब आपका बिजनेस चाहे 10 साल चले, चाहे 50 साल चले, चाहे 100 साल चले, वो आपके बिजनेस का 10% प्रॉफिट लेता रहेगा। आज मानो आपका पूरा बिजनेस वर्थ करता है, जब आपने स्टार्ट किया आपका पूरा बिजनेस वर्थ करता है 20 लाख रुपए का। मानो आपका बिजनेस सुपर हिट हो गया, आपका बिजनेस बहुत पूरे मोहल्ले में नाम हो गया, और आपने कई सारी ब्रांचेस खोल ली। अब आपका सालाना प्रॉफिट जो है बिजनेस का, आपका वो पहुंच गया 1 करोड़। 1 करोड़ आपका सालाना बिजनेस का प्रॉफिट पहुंच गया है। और आपके बिजनेस की वर्थ हो गई है 100 करोड़ रुपए। 20 लाख से आपके बिजनेस की वर्थ हो गई 100 करोड़ रुपीज, क्योंकि आपकी पूरे इंडिया में चेन्स खुल गई हैं और आप सुपर फेमस हो चुके हो। बट अब इस बंदे ने जो 5 लाख रुपए लगा के हमारी कंपनी का 10% का ओनर रहा, ओनरशिप खरीदी थी हमसे, वो इस 100 करोड़ के बिजनेस का के 10% का ओनर है। यानी कि ये 10 करोड़ रुपए का ओनर बन चुका है। समझ रहे हैं हम यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ? उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10% हम बिजनेस की ओनरशिप ले ली। अब वो जिंदगी भर, जब तक हमारा बिजनेस रहेगा, चाहे 10 साल, 50 साल, 100 साल, वो पहली बात, हमारी पहली चीज, वो हमारा 10% प्रॉफिट जिंदगी भर लेता रहेगा। और दूसरी बात, वो बिजनेस का ओनर रहेगा उस 10% का हमेशा। चाहे बिजनेस अब 50 करोड़ का बन जाए, 100 करोड़ या 500 करोड़, वो 10% का ओनर रहेगा।
तो अब आप समझे क्यों हमें इक्विटी महंगी पड़ती है डेट के मुकाबले। डेट में क्या था, आपको 5 लाख रुपए चाहिए थे, आपने किसी से बैंक से लिए 1% पर मंथ के इंटरेस्ट पे, आपने 1% पर मंथ के इंटरेस्ट पे ले लिए 5 लाख रुपए। अब मानिए आपको आपको मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं घुसा रहा, आपको 6 लाख रुपए रिटर्न करने हैं बैंक को। तो आप 5 लाख रुपए लिए और आप 6 लाख रुपए देके छूट गए, ठीक है। बट इक्विटी के केस में क्या हुआ, इक्विटी के केस में आपने 5 लाख रुपए ले लिए, बट अब वो बिजनेस का जिंदगी भर का ओनर बन चुका है। अब आप चाहे 100 करोड़ पहुंच जाए, जितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, वो आपका बिजनेस लेता रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या इसका ये मतलब हुआ कि हमें हमेशा डेट ही लेना चाहिए क्योंकि डेट चीपर है? ऐसा नहीं है। इससे हम आते हैं बुक की दूसरी लाइन पे। हमारी बुक की जो दूसरी लाइन है, मैं उस वाली लाइन पे आता है जो मैंने अभी लिखी थी, डेट कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन, ये रही, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अब इससे दूसरी लाइन बनती है हमारी बुक की, जो बताती है क्यों इक्विटी डेट से बेटर हो सकती है। देखो, डेट इज मोर रिस्की फॉर बिजनेस देन इक्विटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो, डेट हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसका रीज़न क्या है हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होने का? देखो, आपसे मैंने अभी नीचे बताया कि आपके डेटर ने आपसे कुछ अपने पास कोलेटर रखवा लिया, मतलब कोई प्रॉपर्टी, ज्वेलरी या कुछ भी गिरवी रखवा लिया आपसे। तो उसको अगर आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया या फिर आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया, तो इनमें से अगर एक भी चीज आपने मिस कर दी, तो वो आपके उस कोलेटरल को ले जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लिए बिग डेट इक्विटी है, ओ सॉरी, डेट, मैं यहाँ पे थोड़ा स्लिप हो गया, डेट हमारे लिए रिस्की है। इक्विटी हमारे लिए क्यों नहीं रिस्की? देखो, इसमें थोड़ी कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। अगर आप मानो कोई बिजनेस का फाउंडर रखते हो, आप पार्टनर रखते हो, आप अपने साथ एक पार्टनर को ऐड करते हो, इस बंदे को जब आप पार्टनर ऐड करते हो तो आप इसके आगे क्या कंडीशन रखते हो? ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी को किसी बिजनेस का ओनर बनाते हो तो आप उसके आगे सबसे पहले ये कंडीशन रखते हो कि भाई देख, अगर मेरा बिजनेस चल गया तो तू बिजनेस का ओनर है, तू 10% 20%, वो हमारी एग्रीमेंट है, तू कितने का भी ओनर है, बट अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो मैं तुझे तेरे पैसे की एक फूटी कौड़ी वापस नहीं लौटाऊंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम ओनरशिप फंड लेते हैं, यानी इक्विटी लेते हैं अपने बिजनेस पे, तो हमारे बिजनेस में कुछ भी रिस्क एलिमेंट ऐड नहीं हुआ। तो इसको मैं दोबारा कंपेयर करूं, डेट के केस में आपकी प्रॉपर्टी, आपके ऊपर केस हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी नीलाम हो सकती है, आपकी कुछ भी जो भी आपने गिरवी रखा है वो नीलाम हो सकता है। तो इसलिए डेट हमारे हमारे लिए रिस्की है। बट इक्विटी के केस में क्या है, इक्विटी के केस में हमारे लिए रिस्की नहीं है, नॉट एज रिस्की एज डेट। क्योंकि अगर आपके बिजनेस को उधार हुआ, अगर आप कुछ महीने भी उधार लॉस में रहे अपने बिजनेस में, डेट के केस में क्या है, आपने कुछ महीने के लिए इंटरेस्ट पे नहीं किया, आपके ऊपर कोर्ट केस होगा। बट इक्विटी के केस में क्या है, आप कुछ महीने लॉस में रहे, आपका बिजनेस पूरा भी डूब गया, आपके पर्सनल एसेट्स को कोई क्लेम नहीं करेगा, आपके बिजनेस का कोई कुछ नहीं बिकवाएगा, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इस वजह से इक्विटी हमारे लिए इतना रिस्की नहीं है। तो अब हम चीज़ों को पॉइंट में, हम अब आप समझ सकते हो कि डेट हमारे लिए रिस्की है इक्विटी के मुकाबले, बट डेट चीप भी है इक्विटी के मुकाबले। डेट हमारे लिए चीप भी है, इक्विटी के मुकाबले सस्ता है डेट। तो फिर अब हम ये सोचेंगे, हम अब समझेंगे अगली वीडियो में कि क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि हम डेट से पैसा लें या फिर इक्विटी से पैसा लें। क्योंकि देखो, ये चीज़ अब आपके समझ में आ गई होगी कि डेट से पैसा लेने के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, और इक्विटी से भी पैसा लेने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो अब मैं इस वीडियो का एंड करने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर सुनना। मैं ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ एक बंदे की। देखो, एप्पल एक कंपनी है, ये आपके हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिटर्न वाले प्रिंसिपल को मैं और अच्छे से समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। एप्पल जो कंपनी है,
अगर आपको नहीं पता, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल वैल्यू है एप्पल की, मतलब वर्ल्ड की सबसे महंगी सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल। विकिपीडिया पे चाहे आप जाके देख भी सकते हो। तो एप्पल के 3 फाउंडर्स थे। एप्पल जब स्टार्ट हुई थी, एप्पल के 3 फाउंडर्स थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक, वॉज मैं लिख रहा हूँ, और एक और तीसरा फाउंडर था। मैं सही बताऊँ, मुझे उस तीसरे फाउंडर का नाम नहीं याद, बट हम XYZ मान लेते हैं उस फाउंडर का नाम, बट ये स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ ये रियल है। तो देखो, एप्पल के जो ये 2 फाउंडर्स थे, स्टीव जॉब और स्टीव वॉज, उस टाइम ये बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मिस्टर XYZ को रख लिया अपनी कंपनी में 10% ओनरशिप में। इन्होंने क्या कहा कि सर आप हमारी कंपनी के ना, हम अभी इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं, आप कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल जो भी कोर्ट कचहरी का काम होता है, पेपर वर्क, वो सारे आप संभाल लेना, हम आपको कंपनी के 10% का ओनर बना देंगे। बट हुआ क्या, इस बंदे ने 2 हफ्ते बाद क्या कहा कि मैं तुम दोनों के साथ नहीं काम करूंगा, क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम्हारे बस की क्या है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एप्पल में जंग लग जाएगा, ये एप्पल पीला पड़ जाएगा और तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये कह के XYZ ने एप्पल छोड़ दी। ये एप्पल का उस टाइम 10% ओनर था। तो इस बंदे ने 10% की एप्पल की ओनरशिप छोड़ दी उस टाइम, ये कह के, जब एप्पल की कोई औकात नहीं थी, एप्पल को कोई नहीं जानता, ये कह के कि तुम इस कंपनी का कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब क्या हुआ, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक ही कंपनी के ओनर बचे एप्पल के। अब हुआ क्या, एप्पल तो अब दुनिया को पता है एप्पल कितनी बड़ा ब्रांड बन चुका है। एप्पल की मेरे को ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एप्पल कितनी बड़ी इनोवेशन कर चुका है वर्ल्ड के लिए। अब ये मिस्टर XYZ, आपको हैरानी होगी सुन के क्या कर रहे हैं, ये अपने एक पता नहीं छोटे से गांव से पोस्ट स्टैम्प्स बेच रहे हैं लेटर कार्ड्स पे लगाने के लिए। तो अगर ये आज, अगर इन्होंने उस टाइम ये बेवकूफ़ी नहीं करी होती एप्पल छोड़ने की, तो ये आज एप्पल के शायद 10% के उस टाइम ओनर थे, तो शायद आज ये एप्पल के 2%, 1%, 3% के भी ओनर होते। तो फिर आप समझ सकते हो, एप्पल $700 बिलियन की कंपनी है। ये इंसान लगभग लगभग, हम मिनिमम भी मान के चलें तो 20 बिलियन का मालिक होता, $20 बिलियन का। $1 बिलियन में 7,000 करोड़ होते हैं। उसको आप लगा सकते हो मैथ्स, 1,40,000 करोड़ का ये बंदा मालिक होता। बट इसने एप्पल छोड़ दी ये कह के कि तुम बच्चे हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एग्जांपल कैसे लगता है, अगेन ये एग्जांपल लगता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। मिस्टर XYZ ने हाई रिस्क नहीं लिया लाइफ में, तो इस वजह से आज वो स्टैम्प्स भेज रहे हैं। आप चाहे गूगल पे सर्च भी करना है ये स्टोरी के, एप्पल का जो तीसरा फाउंडर था मेरे को नहीं याद, तो मिस्टर XYZ आज पोस्ट स्टैम्प्स बेच रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा रिस्क लिया होता तो आज ये शायद 20,000 करोड़ के मालिक होते। तो अब इस वीडियो को मैं यही कह के कंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, ओ सॉरी फाइनेंस डिसीजन। बाय।